एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है वोकैबुलरी का, स्पेशली फॉर द एग्जाम्स ऑफ एसएससी। और एसएससी के एग्जाम्स में इसमें से काफी सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम एसएससी इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, बट वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, और इसीलिए अगर हमने बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न किया है, तो संभावना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको, या वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलना ही मिलना है। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन सेम रहता है, ऑप्शंस थोड़ा सा शफलिंग हो जाते हैं या ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो यदि आपने इडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ा है, मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या, मुहावरे होते हैं। तो यदि आपने मुहावरों को समझा है, पढ़ा है, याद किया है, तो वो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प आउट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। Before I start, let me tell you the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? Well, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस। अब आज के इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। So in this session we will discuss 100 previous year and practice questions। मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जिनमें से कुछ प्रीवियस ईयर होंगे जबकि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एंड उनके आंसर्स भी होंगे एंड मीनिंग्स भी होंगे। मतलब आपको पता लगेगा कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है, साथ ही साथ उस इडियम का मीनिंग क्या है वो भी हम यहाँ पर इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम पूरे 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करने वाले हैं। दोस्तों, this session is very very important for all of you, so stay connected till the end of the class. Now, सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आप देख रहे हैं कि एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2001 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें हमने एक ईडीएम को देखा, लेकिन इस ईडीएम को लिखा गया है एक सेंटेंस के अंदर। तो बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि आपको एक सेंटेंस में एक ईडियम बोल्ड लेटर में दे रखा होता है, या फिर बोल्ड्स में दे रखा होता है, या किसी कलर में दे रखा होता है, एंड यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईडियम। ओके, सो हियर इट इज रिटन इन अ राइट कॉर्नर। अब पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ राइट कॉर्नर। ओके, जो फेलियर है क्रॉप्स का सक्सेसिव ईयर्स में, मतलब आने जाने वाले ईयर्स में, पुट द फार्मर इन राइट कॉर्नर। अब सोचिए, क्रॉप्स का फेलियर हो रहा है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इससे फार्मर क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली परेशान हुआ होगा, चिंता में आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है कि उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। यहाँ पर फार्मर की बात हो रही है, और आप जानते हैं कि फसल का खराब होना एक फार्मर के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन अ राइट कॉर्नर लिखा तो राइट कॉर्नर है, लेकिन एग्जैक्टली राइट कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। इन अ क्लोज रूम, इन अ स्मॉल फील्ड, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन अ मिडो। अब जैसे कि फार्मर उस फेलियर ऑफ क्रॉप्स की वजह से ऑब्वियसली क्या हो सकता है, परेशान हो सकता है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब भले यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ राइट कॉर्नर, राइट का मतलब यहाँ पर एकदम रॉन्ग साइड से है। ओके, इट मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन द एफर्ट्स टू ट्रेस द कल्प्रिट। जो एफर्ट मतलब जो जितना भी मेहनत की गई एक कल्प्रिट को, मतलब जो एक गुनेगार है उसको ढूंढने में, वो जो वाइल्ड गूज चेज, वो बिल्कुल एक वाइल्ड गूज चेज निकला। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2001 में आया हुआ ही ईडियम है। तो वाइल्ड गूज चेज क्या होगा, फ्रूटफुल हंटिंग, फुटाइल सर्च, सॉरी इट इज फ्यूटाइल सर्च, आइडियल सीकिंग और जेन्युइन एफर्ट। देखिए, फ्रूटफुल हंटिंग, जेन्युइन एफर्ट, आइडियल सीकिंग, जबकि वो क्या कह रहे हैं, अ वाइल्ड गूस चेज।
ओके मतलब ढूंढना बिल्कुल बेकार निकला, व्यर्थ निकला। अब जैसे ये कुछ सर्च कर रही है लेकिन इसको कुछ मिल ही नहीं रहा, और कौन सा 404 एरर कवर हो रहा है ना, ये कुछ भी सर्च कर रही है, इसको नहीं मिल रहा है गूगल पे या किसी भी चीज में। तो ये क्या है, एक वाइल्ड गूस चेस है, मतलब फ्यूटाइल सर्च है, मतलब जिसको तलाशा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दैट इज अ फ्यूटाइल सर्च, मतलब जिसको सर्च तो किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, है ना। इतना ज्यादा खोजने के बाद भी, इतना ज्यादा एफर्ट के बाद भी कुछ पता नहीं लग पाया। ओके सो दैट इज अ फ्यूटाइल सर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। जो स्टोरी है डज नॉट होल्ड वाटर, अब इसका मीनिंग क्या होगा, डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, कैन नॉट बी बिलीव्ड और कैन नॉट बी वैल्यूड। तो डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है जिसको वैल्यू ना किया जा सके। अब यहाँ इमेज से आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जिसको वैल्यू ना किया जा सके या जिसको डीवैल्यू किया जाए वो क्या होता है, डज नॉट होल्ड वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैन नॉट बी वैल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दीपक जयपुरियार कुड नॉट पे द बिल, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इन ऑन द कट ऑन द कफ। सो ऑन द कफ, अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल एक क्रेडिट, जैसे मान लीजिए इसने ले रखा है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है इसके पास, बहुत सारा एक तरह से लोन ही है। तो ऑन दी कफ का मीनिंग होता है ऑन दी क्रेडिट, अगेंस्ट हिज क्रेडिट, इन हिज बैंक अकाउंट और इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट। सो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, दिस इज ऑन क्रेडिट। ओके सो ऑन क्रेडिट, सो ऑन द कफ मीन ऑन क्रेडिट। सो कोई अगर पे नहीं कर पाता है बिल को, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है कि वो उससे क्रेडिट मांगेगा, है ना। सो इट शुड बी ऑन क्रेडिट। ओके कई बार ऐसा होता है ईडीएम से हमें उसका अगर मीनिंग नहीं भी पता है, तो मीनिंग से उसका उस ईडीएम का मीनिंग सोचना या खोज निकालना या फिर सेंस करना वो इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। ओके आउट एंड आउट का मीनिंग होता है टोटली। ओके आउट एंड आउट मीन्स पूर्ण रूप से। ओके सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी टोटली, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज टोटली। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और ये आप देख पा रहे हैं इसका इमेज कि ये टोटल पूरे पार्ट को कवर कर रहा है, तो पूरे पाई ग्राफ, पूरे पाई चार्ट को कवर कर रहा है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, The luxury car that they bought turned out to be a white elephant. जो लग्जरी कार उन्होंने खरीदी थी वो बिल्कुल उनके लिए एक व्हाइट एलिफेंट की तरह साबित हुई। अब व्हाइट एलिफेंट दोस्तों आप जानते हैं कि व्हाइट एलिफेंट बहुत ज्यादा रेयर भी होते हैं, प्लस ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, आई मीन बहुत ज्यादा दिखने में भी शानदार, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छा विशाल एनिमल है ना। व्हाइट एलिफेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली भी रहते हैं और बहुत रेयर भी है ना। आप हर जगह ये आपको नहीं दिख सकते, कुछ ही कंट्रीज हैं जहां पर ये आपको मिलते हैं। सो ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2001 में आया हुआ है। तो व्हाइट एलिफेंट इज समथिंग वेरी प्रीशियस, और लक्ष्यरी कार की बात हो रही है, तो लक्ष्यरी कार उनको कुछ ज्यादा महंगी पड़ गई, है ना। अब जैसे आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि इन्होंने एक लक्ष्यरी कार खरीदी, लेकिन उसके लिए इनको अपना घर और प्रॉपर्टी, सारा पैसा तक मॉर्टगेज करना पड़ गया, सिर्फ और सिर्फ एक कार के लिए, है ना। या एक घर के लिए इनको सारी चीजें मॉर्टगेज करनी पड़ गई। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके लिए व्हाइट एलिफेंट मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुआ कि वो उनकी जो सारी चीजें हैं उसको भी मॉर्टगेज उनको करना पड़ गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुआ। तो आते हैं ऑप्शंस देखते हैं, अ रेयर आर्टिकल, यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, अ प्राउड पोजीशन। सो ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, क्योंकि कोई चीज जब बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी, ट्रबलसम होगी, बहुत ज्यादा लग्जूरियस चीज है, जब हम खरीदते हैं मे बी पॉसिबल वो हमारे बजट से भी बहुत ज्यादा हो, और जब कोई चीज बजट से बियॉन्ड होती है तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, दैट इज कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इफ यू आर दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर in your work and you will definitely prosper, you will definitely prosper if you are fair and square। अगर आप अपने वर्क में, अपने कार्य में
फेयर है, स्क्वायर है, तो आप सोच लीजिए कि आप जरूर तरक्की करेंगे। अब फेयर मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। स्क्वायर में भी आपने देखा होगा सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड जैसे स्क्वायर की इक्वल होती है, मतलब सब कुछ सही है, इक्वालिटी में है। मतलब आप हर चीज को एक इक्वालिटी देते हैं, ऑनेस्टी दिखाते हैं। ओके, सो फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग हो जाता है अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जैसे ये व्यक्ति एक लॉयर है, अगर ये एक ऑनेस्ट पर्सन है, सो ऑब्वियसली ही विल सक्सीड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑनेस्ट। ओके, सो बी ऑनेस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब कौन सा गिवन ईडियम है? नो स्प्रिंग चिकन। सो ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग आपको बताना है। नो स्प्रिंग चिकन, आइए ऑप्शंस देखते हैं। अ पर्सन हु इज करेजियस, अ पर्सन हु स्टील्स, अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, अ पर्सन हु लाइज। अब देखिए, यदि आप इस व्यक्ति को देखेंगे, देखने में तो ये थोड़ा यंग लग रहा है, लेकिन थोड़ा डल सा, जैसे इनएक्टिव सा हो, या जैसे ओल्ड होता जा रहा है। तो यहाँ पर नो स्प्रिंग चिकन का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, जो पर्सन बहुत ज्यादा अब यंग नहीं रहा। ओके, या अब आगे ये यंग नहीं रहा। ओके, मतलब इसमें जैसे यंग में, यूथ में एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी अब इसमें नहीं बची है। सो अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग इज नोन एज नो स्प्रिंग चिकन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द इडियम अ penny फॉर योर थॉट्स मीन? ओके, so to ask someone what they are thinking, to show gratitude, to pay someone for their advice, to express a thought। अब देखिए, जब ये कहते हैं ना कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, इस चीज को सोच रही है या पूछ रही है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रही है। सो टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग इज द a penny for your thoughts। okay, so to ask someone what they are thinking, जैसे हम कहते हैं ना, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस सोच में डूबे हैं। तो इस तरह के फ्रेजेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ओके, चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे। जम्प्स ऑन द बैंड वैगन। ओके, इफ समवन जम्प्स ऑन द बैंड वैगन, दे डैश join a popular trend or activity, avoid a trend or activity, start a new trend or criticize a popular trend। jumps on the bandwagon, इसका मीनिंग होता है कि जब बहुत सारे लोग एक पॉपुलर ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, या फिर जब कोई व्यक्ति एक ट्रेंड की तरफ बढ़ता है, फैशन की तरफ बढ़ता है। सो ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द फ्रेज किक द बकेट इज अ यूफोमिज्म फॉर। अब देखिए, यूफोमिज्म क्या होता है? यूफोमिज्म बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है, जिसको जैसे हम बोलते हैं ना, कोई एक एडवर्स चीज, ये एक एडवर्स सिचुएशन, ये एक एडवर्स एक्शन, ये एक एडवर्स कोई बात हो, जिसको आप इस तरह से बोले कि वो एकदम सुनने में एडवर्स ना लगे। ओके, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, तो आप ये ना कहकर कि उनकी डेथ हुई है, आप कह सकते हैं ही हैज पास्ड अवे। मतलब हमने एकदम उस डेथ वर्ड को, उस नेगेटिव वर्ड को नहीं सुना, इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज सुनी जो वो नेगेटिव तो नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ही इज नो मोर। सो वहां पर हमने क्या बोला कि ही इज नो मोर, मतलब एक डेथ वर्ड को हमने ना बोलकर एक ऐसे फ्रेज को बोला जो उसको थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन से हटाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बोलते हैं किक द बकेट, सो ये एक यूफोमिज्म है, एक फ्रेज है, कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसके लिए, है ना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज टू डाई। सो आप ये भी देख पा रहे हैं इमेज। सो इफ समवन डाई, वी कैन से if someone dies we can say kick the bucket, he has kicked the bucket, क्योंकि उसमें एकदम डेथ वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड, एक एडवर्स वर्ड आपको नहीं सुनने को मिलेगा। एक ऐसा फ्रेज जिसकी जिसे हम बोलते हैं कि वो ऐसा टू डाई। सो थोड़ा सा एक ऐसा हो जाता है कि आपने एक प्लीजेंट वर्ड को सुना, दो दैट इज द मोस्ट अनप्लीजेंट न्यूज। ओके, सो टू डाई। नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं, अंडर द वाटर, सॉरी अंडर द वेदर। अगर कोई व्यक्ति अंडर द वेदर है, इट मीन्स ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। ओके, so be feeling sick, be very happy, be very busy, be confused about something। So if someone is not feeling well, if he is feeling sick, that means he is feeling under the weather। okay, so answer is A, be feeling sick। so you can say I'm under the weather today। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द इडियम बियॉन्ड द पेल मीन? ओके, सो A is acceptable and reasonable, extremely unlikely, outside acceptable limits, and very usual।
इफ यू सी द इमेज, तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है स्टॉप, डू नॉट एंटर। इट मीन्स जब कोई आप आउटसाइड है किसी एक्सेप्टेबल लिमिट से, मतलब आप उसके अंदर एंटर नहीं हो पा रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट्स। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज टू हिट द जैकपॉट मीन्स टू। अब हिट द जैकपॉट का मीनिंग क्या होता है कि एकदम बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट मैनर में विक्ट्री होना। Okay, so make a significant discovery, win a large prize or gain significant success, experience a major failure and achieve something minor. So इसका जो correct answer हो जाएगा that is win a large prize or gain a significant success. So answer is B, that is win a large prize or gain a significant success. Next question पे आ जाते हैं, that is question number 15. If something is a red herring, it is. रेड हेरिंग का मीनिंग होता है कोई ऐसा क्लू जो आपको क्लू तो मिला लेकिन वो क्लू जैसा नहीं लग रहा, मतलब वो और ज्यादा आपको कंफ्यूज कर दे रहा है, पजल अप कर दे रहा है। सो अ क्लू दैट मिसलीड्स और डिस्ट्रैक्ट्स, यूजफुल पीस ऑफ एविडेंस, एन ऑब्वियस फैक्ट, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज अ क्लू दैट मिसलीड्स और डिस्ट्रैक्ट्स। एक ऐसा क्लू जो आपको और ज्यादा मिसलीड कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. टू गेट कोल्ड फीट मीन्स टू। गेट कोल्ड फीट का मीनिंग होता है यदि कोई व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, वो बहुत ज्यादा नर्वस है, डरा हुआ है, तो वो होता है गेट कोल्ड फीट। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो पैर ठंडे पड़ गए मतलब क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अगर डर लगता है किसी चीज से या हम नर्वस होते हैं तो हम बिल्कुल कांपने लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं, पूरे ठंडे हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। सो दैट इज गेट कोल्ड फीट। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलोज, बिकम नर्वस और अफ्रेड टू टेक एक्शन, have an idea to change plans, be very excited about something, forget something important. So इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, become nervous or afraid to take action. Okay, so answer is A, become nervous and afraid or afraid to take action. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, द इडियम कट कॉर्नर्स मीन्स टू। अब कट कॉर्नर्स का मीनिंग क्या होता है, कट कॉर्नर्स होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, ओके, और टाइम और पैसे की बचत करना, है ना। जैसे हमारे पास मान लीजिए पैसा है भी लेकिन हम पैसे की बचत कर रहे हैं, तो हम पैसे को बहुत इकोनॉमिकली खर्च करते हैं, बिल्कुल जो बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी खर्च करते हैं ताकि हमारा पैसा और जो समय है वो दोनों ही बच सके। सो डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी, complete a task more efficiently, follow a strict procedure, take a shortcut in a positive way. So cut corners का मीनिंग होता है to do something poorly to save time or money. किसी को इस तरह से करना कि वो आपका टाइम और आपका पैसे की बचत कर सके। Okay, so the answer is A, that is do something poorly to save time or money. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे, if someone throws in the towel, they the options are give up or admit defeat, start a new project, seek advice from others and continue trying. So if someone throws in the towel, अगर कोई throws in the towel, it means वो एक ऐसी situation में है जिसने अपने आप को मतलब हार मान लिया है, वो से ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, वो हार मानकर बैठ गया है। So give up or admit defeat. Okay, so give up or admit defeat. नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19. टू बी ऑल ईयर्स मीन्स टू। बी ऑल ईयर्स का, अब देखिए ईयर्स का, बी ऑल ईयर्स मतलब ईयर से रिलेटेड है, तो आप इतने ज्यादा अटेंटिव हो जाओ कि आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुन पाओ किसी चीज को, या ईगर हो सुनने के लिए। सो ऑप्शंस आर बी वेरी अटेंटिव एंड ईगर टू लिसन, बी फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट लिसनिंग, be uninterested in what being said, have trouble hearing. अब देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल शांत हो जाओ क्योंकि शायद ये कोई बात सुन रहे हैं। सो इसका मतलब हो जाएगा बी ऑल ईयर्स। सो आंसर इज ए, दैट बी वेरी अटेंटिव एंड ईगर टू लिसन। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. इफ समथिंग इज अ पीस ऑफ केक, इट इज। अब जैसे हम कहते हैं ना ये तो बिल्कुल पीस ऑफ केक है, या फिर हम लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल एक हलवा है, तो यहाँ पर पीस ऑफ केक का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा इजी टास्क हो। सो वेरी इजी टास्क। ओके, सो आंसर इज ए, वेरी इजी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। टू एड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू। अब आपने पहले भी सुना होगा कभी कि आग में और घी डाल देना या तेल डाल देना। सो यहाँ पर फ्यूल टू द फायर, ऑब्वियसली इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आग है और उसमें आप और ज्यादा पेट्रोल डाल दो या फ्यूल डाल दो तो वो आग और ज्यादा भड़क जाएगी। सो सेम अगर कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार है, खराब है, अब इसमें अगर आप और ज्यादा कुछ ऐसा परेशानी का एलिमेंट डालोगे तो और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है।
तो एक सिचुएशन को वर्स बना देना, ओके, बेड से वर्स बना देना, दैट इज टू एड फ्यूल टू द फायर. सो मेक अ सिचुएशन वर्स इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज मेक अ सिचुएशन वर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. द इडियम क्लोज बट नो सिगार मीन्स. क्लोज बट नो सिगार, अब इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बट नॉट क्वाइट, कंप्लीटली सक्सेसफुल, अ टोटल फेलियर, exactly on the target. क्लोज बट नो सिगार. अब क्लोज मतलब बिल्कुल पास में तो है, बट नो सिगार मतलब एकदम वहां नहीं है जहां होना चाहिए. मतलब कोई व्यक्ति सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है और बिल्कुल उसके पास भी है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं है. जैसे उसको यहाँ जाना है, लेकिन वो अभी सिर्फ सीढ़ियां चढ़ रहा है और उसके करीब भी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. सो दैट इज क्लोज बट नो सिगार. सो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बट नॉट क्वाइट. ओके, जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो लेकिन एकदम क्वाइट ना हो. मान लीजिए उसका किसी का निशाना यहाँ लगे, है ना, तो दैट इज नॉट, दैट इज क्लोज बट नो सिगार. ओके, जो एक्यूरेट ना हो. सो आंसर इज ए, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बट नॉट क्वाइट. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टर्न ओवर अ न्यू लीफ. अब देखिए न्यू लीफ की बात हो रही है, न्यू मतलब कुछ तो नया है. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं. स्टार्ट फ्रेश और मेक अ चेंज इन बिहेवियर, कंटिन्यू विद ओल्ड हैबिट्स, लीव समथिंग अनफिनिश्ड, अवॉइड मेकिंग चेंजेस. अब यहाँ पर लिखा है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब बिल्कुल एक नई पत्ती में बदल जाना, मतलब सब कुछ एकदम नया हो जाना, है ना. सो स्टार्ट फ्रेश और मेक चेंज इन बिहेवियर. सो दैट इज ए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. इफ समवन मेक्स अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. मोल हिल मतलब एक छोटी सी बात का माउंटेन बना देना, जैसे हम कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना. सो वही है कि एक मोल हिल का माउंटेन बना देना. दे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, या फिर छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल देना. ओके, सो exaggerate a minor issue, solve a big problem easily, ignore a minor problem और handle a big issue or with care. So makes a mountain out of a molehill, इसका मतलब होता है exaggerate a minor issue, छोटे से इशू को बहुत बड़ा बना देना. जैसे यहाँ पर ये इनके बॉस हैं तो ये छोटे से इशू को बहुत ज्यादा बड़ा बना दे रहे हैं, है ना. सो दैट इज टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, बट इसमें सिर्फ एक सिचुएशन को शो करने के लिए कि एक व्यक्ति छोटी सी बात का कितना ज्यादा बड़ा बना सकता है. वेल, टू बाइट द बुलेट मीन्स टू. अब बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होता है? बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हो, फिर भी कोशिश कर रहा हो, वो भी पूरे साहस के साथ. अब जैसे देखिए ये व्यक्ति एक ऐसी जगह पर लटका हुआ है जहां पर समुद्र में बहुत सारी शार्क है नीचे, और ये बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है ना. और ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति है, फिर भी वो पूरे करेज के साथ इस पे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है. ओके, so endure a painful or difficult situation with courage. Okay, is the correct answer of to bite the bullet. Next question पे आ जाते हैं. Question number 26. The phrase at the drop of a hat means. So at the drop of a hat का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति immediately और without hesitation आंसर देता हो. ओके, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट. सो इसका मतलब है इमीडिएटली और विदाउट हेजिटेशन. अब आपने देखा मैम कुछ क्वेश्चन पूछती है, लड़की ने सीधे एकदम हाथ उठाती है और आंसर देने के लिए तैयार है. तो ये क्या कर रही है? एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट. नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. ओके, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी बात, अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड प्रॉब्लम्स, आप जो पुरानी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको लाना अवॉइड करें. यहाँ पर ये कुछ पुराने प्रॉब्लम्स है बट उन्होंने कहा इसको अवॉइड किया जाए. ओके, सो अवॉइड ब्रिंगिंग अप द ओल्ड प्रॉब्लम्स. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28. इफ समवन गोज द एक्स्ट्रा माइल, दे. गोज द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ अधिक वो एफर्ट कर रहे हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अचीव समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. टू हिट द बुक्स मीन्स टू. अब हिट द बुक्स, अब बुक्स की बात हो रही है ना. अब कह रहे हैं हिट द बुक्स मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत स्टडी हार्ड करना. ओके, सो इसका मतलब हो जाएगा टू स्टडी हार्ड. नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं. नेक्स्ट इडियम इज क्वेश्चन नंबर 30. गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन.
Okay, the idiom means to get the taste of your own medicine. So the options are: experience the same negative treatment you have given to others, receive a reward for good behavior, learn something new, improve your own behavior. So get a taste of your own medicine. अब देखिए, आपने जो मेडिसिन दी उसका असर आपको खुद ही पता चल रहा है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे को तैसा, जैसे हम बोलते हैं ना, टिट फॉर टेट. जैसे एक व्यक्ति ने पेड़ों को काटा है ना, इंसान ने पेड़ों को काटा, और इस पेड़ों को काटने की वजह से ही जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो नेचर को आप जितना हार्म करोगे, नेचर उतना ही आपको हार्म करेगा. So answer is A, experience the same negative treatment you have given to others. Next question पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31. Burning the candle at both ends. So burning the candle at both ends, they mean options are working excessively hard, saving energy, being cautious with the time, taking balanced approach. So जो कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है या कुछ ऐसे टाइम जोन्स को यूज करता है जो बिल्कुल केयरफुल आपने सोचे हो, डिसीजन किए हो, तो इसका करेक्ट आ जाएगा ए, दैट इज वर्किंग एक्सेसिवली हार्ड. ओके, बहुत ज्यादा मेहनत करना. चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32 पे. टू थ्रो कॉशन टू द विंड मीन्स टू थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है जैसे ऑप्शन है यहाँ पर: टेक अ रिस्क एंड बी रेकलेस, एक्ट विद एक्सट्रीम केयर, प्लान केयरफुली एंड अवॉइड रिस्की बिहेवियर. सो इसका मीनिंग होता है कि जब आप एक रिस्क तो लें लेकिन आप बिल्कुल केयरलेस हो, है ना, रेकलेस रहे. सो आंसर इज ए, दैट इज टेक अ रिस्क एंड बी रेकलेस. क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं. इफ समथिंग रिंग्स अ बेल इट मीन्स टू. रिंग्स अ बेल का मतलब होता है जैसे एकदम बिल्कुल जानी पहचानी सी आवाज, है ना. सो इसका मीनिंग हो जाएगा इट साउंड्स फैमिलियर. सो इट साउंड्स फैमिलियर मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सुना सुना सा, है ना, या देखा देखा सा. So 34 पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर, the phrase put your best foot forward means to. So put your best foot forward. So obviously इसका मतलब होगा सबसे ज्यादा मेहनत करना, या बहुत ज्यादा परिश्रम करना. So make a strong effort to succeed, ignore your weakness, take a rest from work or evaluate your progress. So इसका मीनिंग होता है A, that is make a strong effort to succeed. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. गेट द बॉल रोलिंग मीन्स टू. गेट द बॉल रोलिंग मीन्स टू स्टार्ट समथिंग. सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, स्टार्ट समथिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. टू मेक अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, सॉरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लॉन्ग स्टोरी को बहुत शॉर्ट बना देना मीन्स टू समराइज ब्रीफली, टेल स्टोरी इन डिटेल, स्पीक इन अ राउंड अबाउट वे, अवॉइडिंग टेलिंग ए स्टोरी. सो इट शुड बी समराइज ब्रीफली. तो एक लॉन्ग स्टोरी को जब आप शॉर्ट बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज टू समराइज, मतलब उसको समराइज करना, उसका एक जिस्ट बनाना, एक समरी बनाना. टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. सो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी पर डाउट करना, स्केप्टिसिज्म. ओके, सो ट्रीट इंफॉर्मेशन विद स्केप्टिसिज्म इज द करेक्ट आंसर. सो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. Play it by ear means to. Now see the options: handle a situation as it develops, follow a strict plan, make detailed preparations, avoid making decisions. So जैसे एक सिचुएशन लगती है as it develops, उस तरह से ही सिचुएशन को हैंडल करना. So A will be the correct answer: handle a situation as it depends. Okay, if something is a dime a dozen, it is dime a dozen का मीनिंग होता है जब सब जने एक से ही हो, कॉमन हो, जो बिल्कुल कॉमन हो गया है. जैसे आजकल आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन होता है, हर एक व्यक्ति अपने फोन को चलाते हुए चलता है. सो दैट इज अ डाइम अ डजन, दैट इज वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं. टू गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, किसी को बेनिफिट देना, डाउट का, शक का. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. अज्यूम the, okay, this is the same line. Assume the best about someone without proof, criticize someone without reason, judge someone harshly, ignore someone's actions. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that is assume the best about someone without proof. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. If someone bends over backwards, they go out their way to help others, refuse to help others, act in a relaxed manner, avoid extra help.
सो बेंड्स ओवर बैकवर्ड्स, ओके, मतलब पीछे हट जाना। तो इसका मतलब क्या होता है? गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अदर्स, ओके, अपने वे से भी अलग जाकर कार्य को करना, ओके, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए। टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर means to be easily angered or upset. Be very calm and composed. Ignore small issues. Show no emotion. So इसका करेक्ट आंसर आ जाता है be easily angered or upset. जो व्यक्ति बहुत easily angry हो जाए, upset हो जाए, that is called have a chip on your shoulder. Okay. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, that is क्वेश्चन नंबर 43. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. The idiom in hot water means to be in trouble or facing difficulties, be in a comfortable situation, be physically warm, or be in a neutral situation. So be in hot water. अब hot water में कोई और तो होगा तो obviously वो एक difficult situation में है. So be in trouble or facing difficulties is the correct answer. Next पर आ जाते हैं. Next question है 44. To keep your eyes peeled means to पील्ड मतलब जब एकदम कहते हैं ना, पील्ड का मतलब होता है जैसे छीलना. जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जी को आप छीलते हैं तो वो पील को हटाना होता है. तो पील्ड मतलब जो चीज छिली हुई है. तो आईज को हमेशा इस तरह से ओपन रखना, एकदम चौकन रखना. सो रिमेन अलर्ट एंड वॉचफुल, इग्नोर डिटेल्स, क्लोज योर आईज, बी पैसिव एंड इंडिफरेंट. सो बिल्कुल एकदम वॉचफुल रहना, कंसर्न रहना, अलर्ट रहना. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रिमेन अलर्ट एंड वॉचफुल. ओके, हमेशा अपनी आईज को खुला रखना. ओके. Question number 45. Let's their hand down. They. Let's their hair down means जब कोई व्यक्ति रिलैक्स कर रहा हो, आराम कर रहा हो. So relax and enjoy themselves. A correct answer हो जाएगा. Next is question number 46. The idiom to burn bridges means to burn bridges. To burn bridges मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा कर लेना, रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना. Okay, that is called to burn bridges. So options are destroy relationships or connections, strengthen relationships, maintain existing connections और start new relationships. अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों के बीच में लड़ाई हो गई. So ये क्या है? destroy relationships और connections. So to burn bridges इसका आंसर हो जाएगा destroy relationships और connections. भाई bridges क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए, और उसको burn कर दो मतलब यहाँ से यहाँ तक आप जा ही नहीं सकते फिर, है ना. So आपने क्या करा? connections को तोड़ दिया. Okay, so that is known as to burn bridges. Next, to read between the lines. अब read between the lines मतलब चीज को जो भी सेंटेंस लिखा हो या जो भी वर्ड हो उसका मीनिंग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना. So that is read between the lines. So options are understand a deeper or hidden meaning, read text literally, ignore important details, फोकस ओनली ऑन द मेन पॉइंट्स. अब वो कह रहे रीड बिटवीन द लाइंस. जब हम किसी चीज को बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा डीप पूछी जाती है, तो आप हर एक चीज को बहुत कीनली बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, है ना. और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि बस आपको मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है तो आप सिर्फ जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे. लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है एक एक चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली रीड करना, केयरफुली पढ़ना, उसकी एक एक डिटेल, एक एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, दैट इज अंडरस्टैंड अ डीपर और हिडन मीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 48. If something goes up in smoke, it means goes up in smoke जैसे कहते हैं ना धुएं में उड़ जाना, इसका मतलब होता है चीजों का बर्बाद हो जाना. So options are it is ruined or destroyed, it is achieved successfully, it is postponed or it is left unfinished. So इसका आंसर हो जाता है it is ruined or destroyed. नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49. The phrase an arm and a leg means. An arm and a leg means जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, इतनी ज्यादा कि मानो जैसे आपको उसके लिए अपना आर्म और एक लेग बेचना पड़ जाएगा, दैट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. ओके, सो किसी चीज की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही हाई होना. सो ऑप्शंस आर अ हाई कॉस्ट, अ मिनिमल कॉस्ट, अ सिग्निफिकेंट एफर्ट और अ माइनर इनकन्वीनियंस. सो इसका मीनिंग हो जाएगा अ हाई कॉस्ट. ओके, जब कोई कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो कॉस्ट एक जो बिल आया वो बहुत ज्यादा हाई आ गया, है ना, तो जितना इसने सोचा भी नहीं था, दैट इज अ हाई कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. टू बी इन समवन्स गुड्स बुक्स मतलब किसी के गुड बुक्स में होना. गुड बुक्स में होना, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा. तो आप किसी के अकाउंट में एक अच्छे व्यक्ति की तरह पेश हो, तो इसका मतलब है कि आप किसी से
कोई है जो आपको फेवर करता है या पसंद करता है. So be favored or liked by someone, be disliked, be neutral about someone, be ignored. So obviously इसका आंसर हो जाएगा A, that is be favored. So answer is A, be favored or liked by someone. Okay. The idiom like a fish out of water. अब सोचिए फिश अगर वाटर से बाहर आ जाए तो कैसा कितना बुरा होगा, है ना. फिश की तो डेथ हो जाएगी. So describe someone who so feels uncomfortable or out of place, is very relaxed and comfortable, is very knowledgeable, is very adaptable. So obviously ये तीनों तो नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो फिश अडेप्ट करती है बाहर जाकर पानी से, ना ही नॉलेजेबल होती है, ना ही रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करती है. इनफैक्ट वो कैसा कंफर्टेबल कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस. सो इसका आंसर होता है ए, दैट इज फील्स अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस. नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. ओके, सो बाय द हॉर्न्स मीन्स टू, अब टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब जैसे एकदम बुल के आपने सींग ही पकड़ लिए हो, तो ऑब्वियसली आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, है ना, एक कन्फ्रंट कर रहे हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन को. सो दैट इज नोन एज द बुल बाय द हॉर्न्स. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53. टू हैव अ स्केलेटन इन द क्लोजेट. ओके, अब एक स्केलेटन को आपने क्लोजेट में, क्लोजेट मतलब एक एल्बेरा में, एक वार्डरोब में, कबर्ड में रखा हुआ है. सो ऑब्वियसली अब स्केलेटन को वहां रखना मतलब आप कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं, है ना. सो means to have a hidden embarrassing secret, have an uninteresting story, have a clean record, have an unusual body. So इसका जो have an unusual hobby. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that is A. So have a hidden or embarrassing secret. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54. इफ समवन स्टील्स द शो दे. अगर कोई स्टील कर ले शो को, इसका मतलब होता है कि वो सबकी अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर ले. ओके, सो अट्रैक्ट ऑल द अटेंशंस. ओके, fail to perform well, ignore the performance or support others. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, attract all the attention. So A is the correct answer. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55 पे. बी ऑन द सेम पेज. सो बी ऑन द सेम पेज मीन्स जब हम किसी एक ऐसी शेयर करते हैं फीलिंग को अपनी, सो हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56. द इडियम बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. सो आपने ज्यादा बाइट कर लिया, जितना आप च्यू कर सकते थे उससे ज्यादा बाइट कर गए. मीन्स टू टेक ऑन टास्क दैट इज टू चैलेंजिंग, एक्सेप्ट बाय एनी जॉब, accept an easy job, handle multiple small tasks, work within your capacity. Okay, so इसका जो correct answer हो जाएगा that is A, take on a task that is too challenging. Okay, चलिए आ जाते हैं next question, question number 57 पे. To sit on the fence means to avoid making a decision or taking sides, take a strong stance, change your opinion frequently, support all viewpoints. So sit on the fence. ओके, अब सिट ऑन द फेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप जैसे फेंस पे बैठे हुए हैं तो आप एक स्टेप बैक कर रहे हैं, है ना, मतलब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप अवॉइड कर रहे हैं किसी डिसीजन को लेना. मतलब आप चाहते तो इस फेंस से इधर आ जाते, एक आप जगह को चेंज कर लिया, बट आप फेंस पे बैठे पड़े हैं, मतलब आप अपने डिसीजन को लेने से अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. सो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवॉइड मेकिंग डिसीजन और टेकिंग साइड्स. Next is question number 58. The phrase let the cat out of the bag means, cat out of the bag का मीनिंग होता है कोई ऐसा सीक्रेट को रिवील कर देना जो पहले किसी को नहीं पता था, मतलब एक तरह से रिवील करना सीक्रेट को. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिवील अ सीक्रेट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे. Keeps their nose to the grindstone. So keeps their nose to the grindstone का मीनिंग होता है work hard and stay focused, avoid working hard, take frequent breaks and distract others. So keeps their nose to the grindstone, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना, है ना. So work hard and stay focused. So आंसर हो जाता है work hard and stay focused. Next is question number 60. Call it a day. To call it a day means stop working for the day, start a new project, take a long break, begin work on something. So इसका मीनिंग होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, है ना, स्टॉप वर्क फॉर द डे, एक पर्टिकुलर डे के लिए स्टॉप कर देना वर्क को और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट करना. क्वेश्चन नंबर 61. टू ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए सब जने शांत बैठे हैं और जिसने ब्रेक द आइस किया, इसका मतलब जिसने बात करना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस. Okay, so start a conversation in social setting,
damage something, leave abruptly or ignore someone. So इसका correct answer हो जाता है A, that is start a conversation in a social setting. Now question number 62, the idiom the early bird catches the worm means, इसका मीनिंग होता है कि जो जल्दी आता है वो जल्दी फायदा उठता है, उसका फायदा पहले उठता है. ओके, बीइंग अर्ली गिव्स एन एडवांटेज, अगर आप पहले आएंगे तो आपको फायदा मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 63, इन द सेम बोट, सेम बोट में कहते हैं ना हम एक ही नाव में सवार हैं, मतलब दोनों एक ही सिचुएशन में शामिल हैं. सो आर इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, आर इन डिफरेंट लोकेशन, have different opinions, have different goals. So इसका correct answer हो जाएगा have different opinions. Okay, sorry, are in the same situation as others. So if someone is in the same boat, इसका मतलब होता है कि वो same situation में है as others. जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक ही नाव में सवार है, तो मतलब वो भी उसी situation में जैसे कि और लोग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64. टू जंप द गन मीन्स टू. अब जंप द गन का मीनिंग क्या होता है? स्टार्ट समथिंग टू अर्ली, wait for the right moment, finish a task quickly, delay making a decision. इसका मतलब होता है किसी एक टास्क को बहुत जल्दी से फिनिश कर देना. तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64. टू जंप द गन मीन्स टू. अब जंप द गन होता है किसी चीज को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना या किसी चीज को बहुत जल्दी फिनिश कर देना. सो इसका मीनिंग हो जाता है स्टार्ट समथिंग टू अर्ली, कुछ ज्यादा ही जल्दी किसी कार्य को स्टार्ट कर देना. So answer is A, start something too early before its proper time. Okay, और जल्दी करके उसे जल्दी फिनिश भी कर देना. So question number 65, the phrase by the skin of your teeth means, by the skin of your teeth मतलब जिसे कहते हैं ना बाल बाल बचना. Okay, so just barely succeeding or escaping, completely failing, doing something with ease, achieve something quickly. So कहते हैं बाल बाल बचना, so इसका मीनिंग होता है just barely succeeding or escaping. क्वेश्चन नंबर 66, टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल मीन्स टू. अब देखते हैं ऑब्जर्व अ सिचुएशन विदाउट बीइंग नोटिस्ड, डिस्टर्ब अ सिचुएशन, इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग, पार्टिसिपेट एक्टिवली. सो जब आप एक फ्लाई ऑन द वॉल की तरह बिहेव करते हैं, इसका मतलब आप एक सिचुएशन को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आपको नोटिस नहीं किया जा रहा है. सो आंसर इज ए, टू ऑब्जर्व अ सिचुएशन विदाउट बीइंग नोटिस्ड. Next is question number 67. The idiom jump through hoops means to. Jump through hoops मतलब जैसे यहाँ पर ये लड़की है तो ये मेहनत कर रही है और किसी चीज को रेगुलर कर रही है, ऑब्स्टेकल्स को हटाते हुए ये मेहनत करके आगे बढ़ रही है. सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट और ऑब्स्टेकल्स टू अचीव समथिंग, avoid doing extra work, achieve something with ease, start a new project quickly. अब यहाँ पर ये यहाँ से और ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करती हुई आगे बढ़ रही है to achieve something. So इसका आंसर हो जाएगा A, go through a lot of effort or obstacles to achieve something. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, टू बी इन समवन्स बैड बुक्स. अब देखिए हमने एक पढ़ा था टू बी इन समवन गुड बुक्स, सॉरी गुड बुक्स. गुड बुक्स मतलब अच्छा होना, बैड बुक्स में मतलब बुरी सिचुएशन में होना या आप किसी से डिसलाइक किए जाओ. सो बी डिसलाइक्ड और आउट ऑफ फेवर विद समवन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. सो ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब किसी पे शक करना. Okay, so approach with skepticism or doubt, fully believe without questioning, ignore completely or accept it as a fact. So answer is A, that is approach with skepticism or doubt. Next question is question number 70. The idiom to hit the ground running means to start something with a great enthusiasm and energy, start slowly and carefully, with wait before beginning, and avoid making quick decisions. So to hit the ground running means to start something with great enthusiasm and energy. जब आपके अंदर एक बहुत ही एनर्जी हो, बहुत ही ज्यादा एक enthusiasm हो किसी काम को करने के लिए और ऐसे आप किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं, so that is to hit the ground running. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, टू पुल समवन्स लेग्स मींस टू. जैसे हम कहते हैं ना किसी पे जोक करना, किसी का मजाक उड़ाना, टांग खींचना. सो टीज और जोक विद समवन इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर इज ए, टीज और जोक विद समवन. क्वेश्चन नंबर 72, द फ्रेज टू हैव अ स्वीट टूथ मींस. स्वीट टूथ मतलब जैसे कहते हैं ना हमको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, सो दैट इज अ स्वीट टूथ. सो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर फूड्स. ओके, so इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए. ओके, स्पेशली फॉर द स्वीट फूड्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ मींस मतलब एक जैसे अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह से. सो अंडरस्टैंड और एग्री विद ईच अदर,
सो सेम वेवलेंथ पे, मतलब उनका ओपिनियन दोनों का सेम है. सो आंसर शुड बी ए, अंडरस्टैंड एंड एग्री विद ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 74. To get your act together means to, now let us see the options: organize and improve your performance, continue with disorganization, ignore responsibilities, delay making improvements. So to get your act together, इसका मीनिंग हो जाता है organize and improve your performance. Next is question number 75. To hit the nail on the head. So options are: identify or describe something accurately, miss the point, avoid addressing an issue, and fail to understand something. So इसका आंसर हो जाएगा identify or describe something accurately. Next is to read the right act means to issue a stern warning or reprimand, celebrate something, ignore bad behavior, and discuss something informally. So in issue a stern warning or reprimand, इसका मीनिंग हो जाता है ठीक है, तो read the right act का मीनिंग हो जाएगा issue a stern warning or reprimand. नेक्स्ट पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77. टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो सिचुएशन अब ठीक नहीं हो सकती उसके लिए पछतावा करना. सो आंसर हो जाएगा इसका टू अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको अब बदला नहीं जा सकता. ओके, सो कहते हैं ना कि स्प्लिट मिल्क से पे रोने से बेटर है कि भूल जाओ उसे. सो टू कट द मस्टर्ड मीन्स मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस. अपनी मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस करेक्ट आंसर हो जाएगा. Okay, question number 79. If someone feels like $1,000,000, they feel great or very well, feel very poor, feel indifferent, and feel unhappy. So इसका आंसर हो जाएगा A, feel great or well, very well, feel likes $1,000,000. Okay, next is question number 80. To be a good sport means to show fair play and graciousness, avoid participating in activities, or very competitive or disregard use rules. So इसका correct answer हो जाता है A, show fair play and graciousness. Next is question number 81. The phrase to go back to the drawing board means to start again with a new plan after a failure. And question number 82. To keep your chin up means to be optimistic and positive. Okay, जब आप बहुत ज्यादा आशावादी हो. And question number 83. To the idiom to get something off your chest, मतलब अपनी बात किसी और से share करना. So share of feelings or concerns. Next is question number 84. आइए options देख लेते हैं. If someone is in the driver's seat, they are in control of a situation, are passively involved, avoid making decisions, or follow others' lead. So इसका meaning हो जाता है are in control of a situation. Next question. To be out of the loop means be uninformed or not involved. Okay. The idiom to have a lot on one's plate means to lot on one's plate, मतलब उसके पास बहुत सारा काम है करने के लिए. So have many tasks or responsibilities is the correct answer. 87 पे आ जाते हैं. Be all thumbs means to be all thumbs, मतलब कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एक awkward situation में है, बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में जो कंफ्यूजिंग, पजलिंग और फियर है. सो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लमजी और ऑकवर्ड. 88. टू बी इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट मतलब मशहूर रहना. सो टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, or be in different attention, be unnoticed, avoid attention. So be the center of attention. To give someone the cold shoulder means to ignore or show disinterest. Next is question number 90. To be on pins and needles. So इसका meaning हो जाता है be very anxious or nervous. Question number 91. Be in a pickle. So that means be in a difficult or troublesome situation. Question number 92. To let sleeping dogs lie. It means avoid stirring up old issues or problems. Okay. Question number 93. Wear their heart on their sleeves. इसका मतलब हो जाता है कि show their emotions openly. 94. To call the shots. That means make decisions or control a situation. Next is to pull a rabbit out of hat. That is perform a surprising or magical feat. जैसे आपने देखा होगा बहुत बार मैजिकल फीट्स दिखाए जाते हैं, तो वो एक रैबिट को निकाल लेते हैं हेड से, तो ये एक इडियम है ना.
to take something with a grain of salt, मतलब किसी चीज पे शक करना. Okay, so be skeptical and doubtful about something. Okay, चलिए आगे आ जाते हैं. Next is 97, to beat around the bush. इसका मीनिंग होता है अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू. जैसे हम बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा कर बात कर रहे होते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 98, टू स्वीप समथिंग अंडर द रग. इसका मीनिंग होता है हाइड और इग्नोर अ प्रॉब्लम. अब जैसे मान लीजिए आपने घर में सपोज डस्टिंग करी और जो जितना भी कूड़ा उसको रख के नीचे कर दिया, इट मीन्स आप प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप उसको रख के नीचे रख रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99, टू थ्रो समवन अंडर द बस मीन्स टू. अब ऑप्शंस देख लेते हैं. बिट्रे और सेक्रीफाइस समवन फॉर पर्सनल गेन, सपोर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कोलैबोरेट विद समवन और हेल्प समवन सक्सीड. सो इसका आंसर हो जाता है बिट्रे और सेक्रीफाइस समवन फॉर पर्सनल गेन. Now this is last idiom of today's session, to give someone a taste of their own medicine. ये हमने पहले भी पढ़ा है. इसका मतलब है treat someone the way they have treated others. Okay. So ये हमारे सारे 100 idioms and phrases थे. I hope कि आपको learn हुए होंगे. आज के लिए इतना ही. Thanks to you. धन्यवाद.